सेटिंग देखते मैडम लिखा है। हम सुबोध सर बिहार से भैंसासुर से नमस्कार करते हैं। यह पॉलिटेक्निक है तो फिजिक्स अब अंतिम बच रहा है, आधा फीस बच रहा अंतिम में। आप केमिस्ट्री में जाएंगे ऐप पर, आज छोड़ दिया ऐप पर अभी। तो हम लोग कल आए थे, यानी वेबर फ्लक्स का हिसाब बना रहे थे हम लोग। आज क्या है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर है ट्रांसफार्मर है इसमें आपको क्या जानना है। मिठू नहीं दिखा पर इसमें, लेकिन मिठू ये जगह दिखा पड़ना, यहाँ पढ़ना, यहाँ LTV तो ट्रांसफार्मर क्या, देखो नरम लोहा का पत्ती होता ई आकार का, ई आकार का, ऐसे देखो ना, ई आकार ऐसे, ध्यान देना, पत्ती होता है। आज जब दो पत्ती को एक साथ किया जाता है, एक पत्ती ऐसे हो गया, अब जो दो पत्ती को एक साथ ऐसे करते हैं, ऐसे किए, दो पत्ती एक साथ ऐसे किए, ये बन गया आयताकार, नरम लोहा का आयताकार पट्टी। ध्यान ध्यान से, आयताकार पट्टी, आयताकार पट्टी, इसमें यहां रहता क्वाइल, यहां रहता क्वाइल ऐसे, यहां रहता ऐसे, ब्रश का वह तांबे का तार है, यह ब्रश क्या तांबे का तार है। तो यहां अगर हम AC धारा देते हैं, AC धारा, इसका नाम है प्राथमिक कुंडली। लिखते ना, लिखा पड़ेगा, प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली है, धारा दिए तो IP माने प्राथमिक कुंडली धारा,
यह द्वितीय कुंडली है। तो ये प्राथमिक है, द्वितीयक है, तो सेकेंडरी है, आईएस है। इसमें शक्ति होता है P बराबर वी आई, P बराबर वी आई। तो विभवांतर वी आई है, तो आई एस यानी प्राथमिक धारा मान आई एस है। आई एस है। सेकेंडरी कुंड धारा क्या है? आई पी है। प्राथमिक का आई पी, सेकेंडरी का आई एस है। तो प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर द्वितीय कुंडली की शक्ति। यहां से एसी देते हैं और ये बनता है विद्युत चुम्बकीय, ये बनाता मैग्नेट, ये बनाता विद्युत नरम लोहा का पत्ती है, पत्ती है। आइए बनता विद्युत चुंबक, देते हैं धारा, बनता विद्युत चुंबक। अब विद्युत वाहक बल से ये यहां पहुंचती है द्वितीय कुंडली में। इसका नाम है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। और बिना जो तार का आता है ना, वो विद्युत वाहक बल होता है, बिना जो तार का आता है विद्युत वाहक बल है। तो द्वितीय कुंडली आईएस में धारा, तो दोनों कुंडली की शक्ति आपस में बराबर होती है। यानी कह सकते हैं कि धारा इस प्राथमिक कुंडली की शक्ति द्वितीय शक्ति आपस में बराबर होगा। तो हम बताते हैं P बराबर वी आई। तो आई मने आई पी, तो वी पी आई पी बराबर वी एस आई एस। बस इतने जानना है, इसमें कुछ नहीं जानना है कि ट्रांसफार्मर क्या है, कि वह विभवांतर को घटाता बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर यानी धारा नहीं, विभवांतर को। यानी वैसी युक्ति जो विभवांतर को कम या अधिक करता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर कहते हैं यह विद्युत वाहक बल पर कार्य करता है, जो बिना तार का है। यह विद्युत वाहक बल पर कार्य करता है, जो बिना तार का है। यह दो प्रकार के होते हैं, ऊंचाई अपचाई। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। स्टीप अप, स्टीप अप ट्रांसफार्मर।
जो विभवांतर को बढ़ा देता है, स्टीपक। जो विभवांतर को बढ़ाता है और अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, जो विभवांतर को घटा देता है। यह जो विभवांतर को घटाता है, उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब देखिए, तो प्राथमिक कुंडली की शक्ति आईपी, देखो इससे डायरेक्ट तार नहीं जुड़ा होता है। अब जब एसी में खोजते हैं ट्रांसफार्मर को डीसी बनाता है, डीसी का अलग तार रहता है। तो घटाना बढ़ाना दोनों काम है, ट्रांसफार्मर का दोनों काम है। को बुझे ट्रांसफार्मर क्या वर्क है, कहें कि विभवांतर में विभवांतर घटाना भी और क्या बढ़ाना भी, दोनों कार्य है। कि धारा बढ़ाता घटाने का भी है, विभवांतर को वहां लिख देंगे नीचे ट्रांसफार्मर का कार्य। तो आईपी, अब विद्युत वाहक बल ईपी, IES, EPES, ये क्या विभवांतर है, बताए थे कि V बराबर E, विभवांतर बराबर विद्युत वाहक बल, V बराबर E। तो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा आईपी, विभवांतर या विद्युत वाहक बल ईपी, द्वितीयक का IS और विद्युत वाहक बल ES। तो हम कह सकते हैं प्राथमिक कुंडली की धारा, यह लिखना पड़ेगा थोड़ा सा कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाही धारा IS, IP ने P ने प्राइमरी, अब विद्युत वाहक बल बताए थे, दोनों घंटे देते हैं। विद्युत वाहक बल ईपी, द्वितीय कुंडली से उत्पन्न धारा IS और विद्युत वाहक बल ES सेकेंडरी, यानी यह द्वितीयक, प्राथमिक द्वितीय कुंडली है। कुंडली
इसमें आई एस ई एस और भी बराबर ई, विभवांतर जो है ये सिद्ध किए थे कि विभवांतर कहो विभवांतर या विद्युत वाहक बल, वाहक बल तो एक ही है। तो दोनों, क्योंकि सुनो शक्ति क्यों समान है कि क्वाइल वही है, फेरा वही है, तो प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर द्वितीयक कुंडली की शक्ति, द्वितीयक कुंडली की शक्ति इसे हिसाब आता है। तो शक्ति P बराबर वी आई, तो वी आई बराबर वी एस, ये भी वी आई, तो V को क्या होगा यहाँ E, तो EP गुने IP बराबर ES गुना IS, EP गुने IP ES गुने IS, ये फॉर्मूला हो गया। तो सुन लो, यदि विभवांतर ज्यादा तो धारा कम, यदि विभवांतर ज्यादा तो धारा कम, यदि धारा कम तो विभवांतर ज्यादा। इसे जानना कि ट्रांसफार्मर का कार्य है, ट्रांसफार्मर का कार्य विभवांतर को कम या अधिक करना। अभी अच्छा अभी और सिखाते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो विभवांतर को कम या अधिक करता ट्रांसफार्मर कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, ऊंचाई अपचाई, स्टेप अप स्टेप डाउन। अधिक क्या विभवांतर, स्टेप अप, कम क्या स्टेप डाउन। EP गुने IP बराबर ES गुने IS। इस पर सवाल आता परीक्षा में। इसमें सवाल आता है यदि द्वितीयक कुंडली यदि कुंडली का विभवांतर 100 गुनी हो जाए तो धारा कितनी गुनी हो जाएगी? हो जाएगी अच्छा, EPIP बराबर
ES IS, तो धारा जो है विभवांतर कुंडली का विभवांतर 10 गुना हो गया, यानी ES बराबर 10 EP। सही सेंस हुआ, विभवांतर हो गया 10 गुना, द्वितीय कुंडली का विभवांतर 10 गुना, यानी किससे? पहला से। यानी दिया है ES बराबर 10 EP, यानी विभवांतर 10 गुना हो गया, किससे? पहला से। ES बराबर 10 EP, यानी प्राथमिक का 10 गुना सेकेंडरी है। सूत्र होता है EP गुना IP बराबर ES गुना IS। ES गुना IS, EP ES का मान 10 EP IS, EP कट जाई, IP बराबर 10 IS गुना तो भाग IP बटा 10 बराबर IS, 1/10 IP। देखने द्वितीय कुंडली धारा जो है 1/10 धारा कम गया, द्वितीय कुंडली की धारा सेकेंडरी है, प्राथमिक कुंडली की धारा 1/10 हो गया, तो धारा कम गया। देखो तो विभवांतर 10 गुना, तो धारा 1/10 गुना, ऐसी बात है। अब विभवांतर 1/10 गुना, तो धारा 10 गुना। यदि विभवांतर द्वितीय कुंडली का धारा 1/10, जब समझ में आया तुमको, हो जाएगा वैसा काम करना है, ये जानना। विभवांतर घटता धारा क्या हो, उतना में विभवांतर 10 गुना, धारा 1/10, विभवांतर 100, धारा 1/100, धारा 1/100 विभवांतर 100 गुना। अगर बनाते तो उनको दिक्कत ना है। यदि धारा 10 गुनी है, तो विभवांतर क्या होगा? खत्म है। EP ES गुने IS, तो EP IS जो धारा 1/10 है, दस IP
10 गुना। दस गुना हो गया। अब आ जाइए आप लोग, इसमें एक दो छोटा बड़ा रहता है उसको बता देते हैं। हाँ, अब है कि ट्रांसफर हो गया। अब इसमें अगर कहा जाए कि फ्लेमिंग का वामहस्त नियम मोटर के लिए, विद्युत मोटर के लिए फ्लेमिंग का वामहस्त नियम है। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम कब दिया जाता है कि चुंबक द्वारा धारावाही तार पर लगने वाले बल के बारे में। चुंबक द्वारा धारावाही चालक तार पर लगने वाला, चुंबक द्वारा धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल के बारे में फ्लेमिंग का वामहस्त नियम वामहस्त नियम दिया जाता है कि बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, मध्यमा, अंगूठा और तर्जनी। मध्यमा है, ये तर्जनी है, अंगूठा है। कहता है बाएं हाथ की 3 अंगुलियां और अब प्रश्न पूछता है कि मध्यमा क्या दर्शाता है, तर्जनी क्या दर्शाता है, अंगूठा क्या दर्शाता है। कि बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा को इस प्रकार लंबवत फैलाया जाता है। लंबवत फैलाया जाता है कि मध्यमा दिशा दिशा अंगूठा, दिशा अंगूठा धारावाही चालक तार पर दिशा को दर्शाता है। बोले तो ये जो मध्यमा है धारा, ये तर्जनी,
बल दर्शाते हैं ऐसे बाएं हाथ। तो मोटर जो है, मोटर फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पर आधारित है। बोले मोटर फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पर आधारित है, यानी विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को या विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में परिणत कर देता है। उसे विद्युत मोटर कहते हैं। अच्छा, इसमें जो विभक्त वलय होता है वह दिक् परिवर्तन करता है। दिशा, विभक्त वलय, दिक् परिवर्तन। विद्युत धारा का आवृत्ति 50 हर्ट्ज, यानी 1 सेकंड में 50 बार कंपन करता है ऐसे। 50 हर्ट्ज याद रखिएगा। यानी एक कंपन 2 उत्क्रमण, यानी 2 उत्क्रमण एक कंपन में 2 उत्क्रमण। ऐसे है, जैसे एक गया एक आया, एक उत्क्रमण 2 उत्क्रमण, ऐसे ऐसे एक कंपन हुआ, एक कंपन में 2 उत्क्रमण। तो विद्युत धारा का आवृत्ति एक कंपन में 2 उत्क्रमण, आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो 1 सेकंड में 50 कंपन। विद्युत धारा 1 सेकंड में 50 कंपन करती है, अर्थात 100 उत्क्रमण। तो विद्युत धारा का आवर्तकाल 1/आवृत्ति 1/50 हर्ट्ज, 1/50, 50 में 0.02 सेकेंड,
क्या रखेगा? 502 सेकेंड, 502 सेकेंड आवृत्ति, आवर्तकाल। विद्युत धारा की जो आवृत्ति होता है, दिशा चिन्ह होता है, उत्क्रमण, आगे पीछे आगे पीछे, उत्क्रमण। समझ में आ रहा होगा? हम ज़्यादा क्या बोलेंगे, हमें पढ़ाना है, समझना है। शोधक्रमण हो गया ही। अब है और फ्लेमिंग का दक्षिणाहस्त नियम। यह डायनमो के लिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फ्लेमिंग का दक्षिणाहस्त नियम। संबंधी फ्लेमिंग का तो जो धारा निकलती है डायनमो से, उसका नाम है प्रेरित धारा। प्रेरित धारा यदि दाएं हाथ की 3 अंगुलियां दाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा को इस प्रकार लंबवत फैलाया जाता है कि इस पर लंबवत फैलाया जाता है कि मध्यमा प्रेधारा दिशा दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और अंगूठा अंगूठा चालक की गति, डायनमो घूमता है, गति की दिशा को दर्शाता है। दर्शाता है। दूसरा है फैराडे का नियम। फैराडे का नियम क्या है? किसी कुंडली से घिरे हुए चुंबकीय फ्लक्स में किसी कुंडली से घिरे हुए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण
विद्युत वाहक बल प्रेरित होती है। यह विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यानी फैराडे का नियम क्या है? फैराडे, माइकल फैराडे, जो आपको डायनमो का निर्माण किया था, वह बुक बाइंडर थे। वह अंत में जाकर अच्छा नाम कमाए। तो फैराडे क्या कहा कि किसी कुंडली से घिरे हुए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली से घिरे हुए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होती है। इस विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। मैंने है क्या, सुन लो कि जो कुंडली होता है, ब्रश जैसे मोटर बनाता है, क्वाइल, वो फ्लक्स है। कल बताए थे फ्लक्स कुंडली का क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र और कॉस थीटा गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यदि छोटा फ्लक्स तो छोटा डायनेमो, बड़ा फ्लक्स तो बड़ा डायनेमो। यदि T1 सेकेंड में फ्लक्स को फाई से T1 सेकेंड में फ्लक्स का मान फाई1, T2 समय में फ्लक्स का मान फाई2। तो विद्युत वाहक बल तो फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। फ्लक्स में परिवर्तन T2 समय में फ्लक्स फाई2, तो T2 समय में फाई2 T1 फाई1 इतना बढ़ा कि नहीं, ये विद्युत वाहक बल का क्षेत्र हो गया, बराबर फ्लक्स में परिवर्तन समय परिवर्तन, ई बराबर
फ्लस्क फाई टू माइनस फाई वन बटे T2 माइनस T1। देखिए फ्लक्स का मान है, फ्लक्स देखें, फ्लक्स में परिवर्तन के दर में समय, तो फाई टू माइनस फाई बटा T2 माइनस T1। T1 से फ्लक्स फाई वन, T2 में फाई टू, तो कितना विद्युत वाहक बल बाहर निकलेगा। फॉर्मूला होता है इसका फाई टू माइनस फाई वन T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 और लेंज लॉ क्या है? लेंज का नियम, लेंज का नियम क्या है कि जो डायनमो से धारा निकलती है, वह जो डायनमो का आर्मेचर होता है जैसे घूमती है, उसका उल्टा निकलता है। क्या रखिएगा कि डायनमो से उत्पन्न धारा, डायनमो से उत्पन्न धारा की दिशा आर्मेचर के घूमने के दिशा के विपरीत होती है। अगर ये डायनमो है, ऐसे घूम रहा आर्मेचर, धारा ऐसे निकलेगा बाहर, ऐसे घूम रहा आर्मेचर, धारा ऐसे बाहर निकलता है। आज 10वां पढ़ेंगे, खैर इतना में जानना है। डायनमो लेंज लॉ, लेंज का नियम कहलाता है। और डायनमो डायनमो या विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को ऊर्जा में परिणत कर देती है, परिणत कर देती डायनमो। और इसमें बच रहा है पॉइंट कि माने हमारे शरीर में भी चुंबकीय क्षेत्र है, यानी 1/8वां भाग हृदय और मस्तिष्क या विशाल चुंबकीय क्षेत्र है। ये होता है प्रेरण। जैसे कुछ घटना घटता है, दिमाग पर जोर पड़ता है या हृदय पर जोर पड़ता है। मस्तिष्क और हृदय विशाल चुंबकीय क्षेत्र है। हमारे शरीर में जो चुंबक है, पार्थिव चुंबक, जो चुंबक देखते हो, उसका 1/8वां भाग चुंबक है हमारे शरीर में।
हमारे शरीर में पार्थिव चुंबक एक अराम्मा भाग चुंबक है, चुंबक है। हृदय और मस्तिष्क विशाल चुंबकीय क्षेत्र है। क्षेत्र है। यह मस्तिष्क एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र है। एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र है। इसी नाम है चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। बिंबन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इमेजिंग अरे मैग्नेटिक इमेजिंग है एमआरआई। ये क्या है? ये ऐसी युक्ति है जो चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर शरीर के प्रत्येक भागों का प्रतिबिंब लिया जाता है। जो चुंबकीय आधार पर शरीर के प्रत्येक भागों का, शरीर के अंदर के प्रत्येक भागों का, प्रत्येक भागों का उसे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन अब जो फिगर दिया जाता है, पहले था एक्सरे, तब अल्ट्रासाउंड। तो एक्सरे से क्या आता है, कुछ शरीर में छिद्र हो जाता है। अल्ट्रासाउंड जाने से क्या आता है, प्राथमिक जाने से कोशिका फैल जाती है। और तब आया चुंबक के आधार पर फिगर लिया जा रहा है, एमआरआई, चुंबक क्षेत्र के आधार पर। एमआरआई है, प्रतिबिंबन है। यानी सुन लीजिए अच्छा से। अब एमआरआई का काम कर रहा है। और अल्ट्रासाउंड क्या है? पराध्वनि, यानी पराध्वनि
अल्ट्रासाउंड की प्राध्वनि क्या सुन लो। इसका प्राध्वनि क्या आता है कि इसे कोई पाइप बनाए, उसमें लीक है तो उसमें ध्वनि भेजता पता चल जाता है। किसी यंत्रों की सफाई करना है, रिएक्टर की सफाई करना है, सब प्राध्वनि होती है। उसके बाद मस्तिष्क का ट्यूमर, शल्य चिकित्सक आपको अगर स्टोन कहीं किडनी में है तो उसको प्राध्वनि से तोड़ के बाहर निकाला देता है ऑपरेशन से। ये प्राध्वनि का उपयोग किया जाता है। ये प्राध्वनि के द्वारा धातुओं के दोषों, यंत्रों की सफाई, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी तथा शरीर के अंदर दोषों को पता लगाया जाता है। बस इतना आपको इससे पढ़ना है रहता है। और तब चलाइए आप लोग बस बहुत कम है। अब इसमें आ जाइए आप लोग कि अगला पॉइंट में आ जाइए। यहाँ मिटाते हैं। ऊष्मीय मान जब 1 ग्राम या 1 किलोग्राम ईंधन जलाते हैं तो प्राप्त को ऊष्मीय मान कहते हैं। तो ये परीक्षा में दिया था देखो है मेथेन गैस और एलपीजी गैस अभी 55 होता है। ऐसे मेथेन गैस या एलपीजी गैस ऊष्मीय मान 55 किलो जूल प्रति ग्राम। प्रति ग्राम है। हाइड्रोजन गैस का ऊष्मीय मान 150 केजी प्रति ग्राम है। ऊष्मीय मान 150 केजी प्रति ग्राम है। ग्राम है। इस बार एक आध क्वेश्चन आया था इसमें कि
कोयला 200 वर्षों तक, अब पेट्रोलियम 35 से 40 वर्षों तक, और आपको प्राकृतिक गैस 10 से 15 वर्षों तक का भंडार है। यानी कोयला 200 से 300 वर्षों तक, पेट्रोलियम 35 से 40 वर्षों तक, और प्राकृतिक गैस 10 से 15 वर्षों तक। चलने की संभावना है। चलने की संभावना है। और प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन, मुख्य अवयव मीथेन। एलपीजी गैस का मुख्य अवयव, बोलो क्या होता है? बोलो क्या होता है? बोलो। मीथेन एलपीजी गैस मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन होता है। उसके बाद इसमें है कि सूर्य ऊर्जा का अनंत स्रोत होता है। उसकी ऊर्जा स्वच्छ माना गया है कि उसमें अवरक्त प्रकाश के कारण, अवरक्त प्रकाश है, उसके कारण कुछ प्रदूषण पाया जाता है। अवरक्त प्रकाश ताप को बढ़ाता है, तो सौर ऊर्जा स्वच्छ है। सौर ऊर्जा लेकिन उसमें अवरक्त प्रकाश प्रदूषण युक्त है।
हमारे यहाँ 2 जल परियोजना का विरोध किया गया है। दो जल परियोजना का पहला है गंगा नदी पर टिहरी बांध परियोजना, सही है। और दूसरा है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना। कुछ नहीं करना हम लोग है। और भारतवर्ष में जल विद्युत परियोजना का भविष्य अच्छा है। और दो मेगावाट पवन विद्युत के लिए 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता पड़ती है। ये उतना मुख्य नहीं है। बस सब लगभग आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं। इसमें पवन चक्की और सागर महासागर के तटीय भागों में लगभग 3000 विद्युत संयंत्र स्थापना किया गया है। एक वर्ष में भारतवर्ष में सौर ऊर्जा पहुंचती है कितना जी? कितना पहुंचती बोलो? ये ऊर्जा पार कितना पहुंचती है? एनीबॉडी? कौन नहीं बोल रहा है जी? अरे वाह, इतना में कोई नहीं। ऐसे ही बैठल हैं, कैसे होगा? सब कुछ होना चाहिए इसमें। इसमें सब कुछ होना चाहिए बाबू। चलो हम पढ़ाते हैं, बेकार टाइम लॉस कर रहे हैं। नहीं, हम पढ़ाते हैं। एक वर्ष में भारतवर्ष में सौर ऊर्जा पहुंचती है
5 × 10⁻15 किलोवाट घंटा। 5 × 15 किलोवाट घंटा पहुंची एक वर्ष में। $15 ट्रिलियन। और इसको कह सकते हैं ऐसे कि एक वर्ष में भारतवर्ष में सौर ऊर्जा पहुंचती है यानी 500 ट्रिलियन। यहाँ देखो, लिखा होगा आपको, सब किताब मेरे पास सब किताब रहता है, यानी 5000 ट्रिलियन। सब किताब से पढ़ा रहे हैं। सही देखिए, देखिए कोई गलती के बोल देखिए, देखिए देखिए देख लियो तब ये सब परीक्षा के लिए है। तो 15 किलोवाट घंटा इतना पहुंचती है। और फ्रांस के माउंट लुई ने एक गोलीय दर्पण तथा 3500 समतल दर्पण लेकर सौर भट्ठी बनाया था, जिसका ताप 3000 सेंटीग्रेड प्राप्त हुआ था। बस पूरे का पूरे बता देंगे। अब है कि 1905 ईस्वी में आइंस्टाइन ने आपेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। आइंस्टाइन या आइंस्टीन आपेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। इसमें E बराबर mc²। E नाभिकीय ऊर्जा,
नाभ के दरम्यान श्री प्रकाश का वेग और नाभ के विखंडन नाभ के विखंडन ने दो भागों में टूटना। नाभ के विखंडन में यूरेनियम के समस्थानिक U92 को लिया गया, क्योंकि यह U92 की अपेक्षा की अपेक्षा अस्थायी है, और जब U92 पर ऊष्मीय न्यूट्रॉन N01 जिसकी ऊर्जा 1 eV से भी कम होती है। बताते भी क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बना बेरियम 56 141, बेरियम क्रिप्टन 3692, प्लस 200 में ऊर्जा निकलती है, अब प्लस 3 न्यूट्रॉन ऊर्जा निकलती है। इन नाभ के विखंडन हुआ, बेरियम क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन और 200 में ऊर्जा निकलती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -19 जूल, 19 जूल। इससे कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन को कहते हैं। उसके बाद कहते हैं और
जिसमें जिस विखंडन में ऊर्जा असीमित निकलती है उसे अनियंत्रित अभिक्रिया कहते हैं। जिस विखंडन अभिक्रिया में ऊर्जा असीमित निकलती है, असीमित अनंत, उसे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया का दुरुपयोग दुरुपयोग 6 और 9 अगस्त 1945 ईस्वी में अमेरिका जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम गिराया था। और नियंत्रित अभिक्रिया का क्रिया का सदुपयोग 2 दिसंबर 1942 को इटली का वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। इससे विद्युत उत्पन्न होती है।
उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन सूर्य में होता है। H12 ड्यूटेरियम He24 उष्मा प्लस प्रकाश प्लस ऊर्जा, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम हीलियम बनता है। इस पर नाभिकीय संलयन बम, हाइड्रोजन बम को कहा जाता है। ध्यान 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 देना, ध्यान देना, ध्यान दो। अब नाभिकीय कहा जाता है। बोरन या कैडमियम, बोरॉन या कैडमियम का क्षण न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। अब ग्रेफाइट भारी जल D2O ड्यूटेरॉन, ग्रेफाइट या भारी जल D2O न्यूट्रॉन के ऊर्जा को अवशोषित करती है। D2O वो अवशोषित करती है। इसे मंदक या विमंदक कहते हैं। इसे मंदक या विमंदक कहते हैं। इसे मंदक या विमंदक कहा जाता है। बस खत्म हो रहा है। मंदक कहते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम के ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ईंधन का प्रयोग किया जाता है। कम से कम 1
कम से कम ईंधन का द्रव्यमान 9 kg होनी चाहिए। होनी चाहिए, होनी चाहिए। नाभिकीय रिएक्टर छिद्र होने से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है। जो कोशिकाओं को छिद्र कर देती है। इससे अमेरिका के 3 माइलैंड और रूस के चेरनोबिल में यह घटना घटा था। अमेरिका के 3 माइलैंड और रूस के चेरनोबिल घटना घटा था। अमेरिका के 3 माइलैंड और रूस के चेरनोबिल में। तो आपको कल पढ़ा देंगे ब्रह्मांड, यूनिवर्स। अब परसों आ जाएंगे आपको केमिस्ट्री में। अब डाउनलोड कर लीजिए, जरूर कर लीजिए आप। गगन गणित प्ले स्टोर पर जाओ, गणित लोगो आएगा, रजिस्ट्रेशन कराओ। रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये सब देते जाओ। डाउनलोड कर लो। और तुम कल पढ़ाएंगे। परसों केमिस्ट्री होगा। कल पढ़ाएंगे फिजिक्स ही, कल फिजिक्स नहीं होगा।